हम लोग व्यक्तित्व पर हम लोग बात कर रहे हैं। और व्यक्तित्व में आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यदि हम बात करें तो इनका जो जन्म है ये रहा आपके 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म रहा। इनके पिता रामजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम क्या रहा है? रामजी सकपाल। हम देख रहे हैं कि इनके पिताजी का नाम रहा। और इनकी माँ का नाम भीमा बाई। ठीक है, भीमा बाई इनकी माँ का नाम। और इनके जो फादर थे, इनके फादर सेना में थे, सेना में सूबेदार थे। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था महू के अंदर। महू जगह कहाँ की? मध्य प्रदेश के। महू मध्य प्रदेश की जगह है, यहाँ इनका जन्म हुआ। लेकिन ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। इनके फादर की पोस्टिंग यहाँ थी, तो ये उनके साथ थे। और जैसे ही इनके फादर 1894 के अंदर अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद में ये वापस चले जाते हैं महाराष्ट्र। तो इनकी पढ़ाई लिखाई का जो काम है, पढ़ाई लिखाई का काम महाराष्ट्र में ही हुआ। और इनका जो पहला दाखिला है, पहला दाखिला इनका होता है सतारा। सतारा एक जगह है महाराष्ट्र की। सतारा, सतारा महाराष्ट्र में इनका दाखिला हुआ। स्कूल का नाम हुआ करता था प्रताप सिंह हाई स्कूल। प्रताप सिंह हाई स्कूल में इनका दाखिला होता है इनका। ठीक है। तो अब आप देखो कि इनके फादर का जो सरनेम है वो आप लोग क्या देखते हो? सकपाल। ठीक है। तो फादर का सरनेम आप लोग देखते हो सकपाल। लेकिन इनका जो सरनेम है वो आप लोग क्या देखते हो? अंबेडकर। इनका सरनेम आप लोग देखते हो अंबेडकर। तो सकपाल जो है वो अंबेडकर हो क्यों गया? तो इसमें यदि देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि भाई महाराष्ट्र में जिस क्षेत्र में ये थे उसमें गांव का नाम लिखने की परंपरा थी। जैसे अभी हम देखते हैं राजस्थान में भी कुछ जातियां अपने पीछे गांव का नाम लगाती है, आजकल कोई भी लगा लेता है। ठीक है। तो इनके में इनमें भी ये परंपरा थी कि भाई गांव का जो नाम है वो लगाया जा सकता है। तो अब इनके पिताजी ने क्या सोच करके सकपाल नहीं लगाया। ठीक है। अ, लेकिन उन्होंने सकपाल लगाया नहीं। इन्होंने अपने गांव का नाम अंबा डवेकर, अंबा डवेकर नाम का इनका गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम उन्होंने लगाया। ठीक है। फिर ऐसे हमें मिलता है कि एक इनके गुरुजी हुआ करते थे, करसन जी अंबेडकर। वो ब्राह्मण थे वो। और करसन जी अंबेडकर भीमराव से बहुत प्रभावित थे, इनकी शिक्षा से। और वो जब देखते लंच का जब टाइम हो जाया करता था तो अंबेडकर स्कूल में नहीं था। अंबेडकर मतलब कि भीमराव, ये स्कूल में नहीं होते थे। और ये चले जाते थे अपने घर खाना खाने के लिए। आते वक्त थोड़ी मोड़ी लेट हो जाए होती होगी। तो उनके जो गुरुजी थे केशव, केशव जी, वो उनको लंच में अपना जो टिफिन है, अपना टिफिन उनको दिया करते थे कि भाई ले तू भी खा ले। ठीक है। इस प्रकार का जो सिस्टम, इस प्रकार का सिस्टम चलता है। और बाद में ऐसे कहा जाता है कि जो अंबा डवेकर नाम जो है बोलने में थोड़ा कठिन था, तो ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने अपना जो सरनेम है अंबेडकर, अंबेडकर उन्होंने अपना सरनेम इन्हें दिया। ठीक है। और फिर इनका नाम हो गया भीमराव अंबेडकर, ऐसे कहा जाता है। हालांकि ये जो बात है, इस बात के लिए कई जो लोग हैं ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई जो अंबेडकर नाम है, अंबेडकर नाम दिया नहीं गया है। ठीक है। इस प्रकार का जो एक विवाद है, इस प्रकार का विवाद भी चलता है। लेकिन मैक्सिमम जो मान्यता है, मैक्सिमम मान्यता ये है कि भाई जो इनका सरनेम है, सरनेम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया। और देखो जो शिक्षक होता है, शिक्षक को अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। और विशेष रूप से जो बच्चा मेधावी होता है, मेधावी बच्चा अपने शिक्षक को प्रिय होता ही है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार से इनका जो सरनेम है, इनका सरनेम आया है किस साइड से? इनका सरनेम आया है इनके गुरुजी की साइड से। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात बताई जाती है, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो अब देखो कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891, महू। महू कहाँ का? मध्य प्रदेश का। पिता इनके रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है।
राम जी, मालो जी, सकपाल, हम देख रहे हैं कि इनके पिता का नाम है, जो पेशे से सूबेदार थे, सेना के अंदर सूबेदार थे, और ये महार जाति से आते थे, महार जाति से आते थे। और उस समय में ये जो जाति है, ये जाति अछूत समझी जाती थी। अनटचेबिलिटी की जो बात है, अनटचेबिलिटी की बात थी यहाँ। फिर इनकी माता, माता इनकी भीमाबाई, भीमाबाई इनकी माता का नाम हुआ करता था। तो ये सेना में सूबेदार हैं, और बाद में जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, टेन्योर पूरा हो जाता है, ये वापस चले जाते हैं यहाँ से सतारा। तो अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई का जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई का कार्य कहाँ से शुरू हो रहा है? सतारा से। सतारा में प्रताप सिंह हाई स्कूल है, और प्रताप सिंह हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया, इन्होंने प्रवेश लिया, ठीक है। और इन्होंने जो प्रवेश लिया है वो है आपके 7 नवंबर 1900, 7 नवंबर 1900 को इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, और स्कूल है प्रताप सिंह हाई स्कूल। प्रताप सिंह हाई स्कूल कहाँ की है? सतारा की, ठीक है। तो इनका जो नाम लिखाया गया, भीमराव अंबाडवेकर, अंबाडवेकर इन्होंने अपना नाम लिखवाया, और ये इनके गांव का नाम था। और बाद में इनके शिक्षक हुआ करते थे करसनजी अंबेडकर, और करसनजी अंबेडकर के द्वारा ही ये जो सरनेम है, ये सरनेम दिया गया इन्हें, और सरनेम इनको दिया गया। और अंबेडकर अपनी मेधावी प्रवृत्ति के कारण इन्हें बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय विद्यार्थी इनके हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रताप सिंह हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया, और इसके बाद ये 1904 में चले जाते हैं एल्फिंस्टन स्कूल। 1904 में ये एल्फिंस्टन स्कूल चले जाते हैं, और यहाँ से इन्होंने 1907 में अपनी जो मैट्रिक की जो पढ़ाई है, अपनी मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। मैट्रिक की पढ़ाई ये पूरी कर लेते हैं, फिर इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, कहाँ का? बम्बई का। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया, और अपने स्नातक या अपना जो ग्रेजुएशन है, ये 1912 में ये पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से इन्होंने 1912 में अपने स्नातक की जो परीक्षा है, स्नातक की परीक्षा इन्होंने पूरी कर ली, ठीक है। अब फिर समस्या हो गई। अब फिर इनकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति इनकी खराब हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं इनके, और आगे इनको पढ़ना है। अब आगे पढ़ना है, ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हो गया है, और पढ़ने के लिए इनको बाहर जाना है। अब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब फिर भी पढ़ना है, ठीक है। तब महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाती है अम्बेडकर के लिए, और उस स्कॉलरशिप के द्वारा ही अम्बेडकर जाते हैं कोलंबिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ की? अमेरिका की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में हम देखते हैं कि अम्बेडकर जो है सयाजीराव गायकवाड़, जो महाराज कहाँ के हुआ करते थे? बड़ौदा के। बड़ौदा के महाराज हुआ करते थे, वो इनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं, और इनकी स्कॉलरशिप पर ये कोलंबिया जाते हैं, और कोलंबिया जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं ये। और आप देखो कि ऐसे कहा जाता है कि पिछले 100 वर्षों के अंदर जितने भी विद्यार्थी कोलंबिया के अंदर पढ़ने के लिए आए हैं, उनमें जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा है वो बताया जाता है अम्बेडकर को, कि भाई जितने भी आज तक पढ़ने के लिए आए हैं, उनमें सबसे काबिल जो विद्यार्थी अब तक रहा है वो रहे हैं अम्बेडकर, है ना, ऐसे बताया जाता है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनके द्वारा प्रवेश ले लिया गया है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने जो प्रवेश लिया है, इसके पीछे कौन रहे हैं? सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ ये बड़ौदा के महाराज हैं, और इन्होंने इनके लिए एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है, और ये जो छात्रवृत्ति है, ये छात्रवृत्ति 3 वर्ष के लिए थी। 3 वर्ष के लिए इनको जो छात्रवृत्ति है, इनको छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। तो ये जो छात्रवृत्ति इनको दी गई है, इस छात्रवृत्ति से
इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 में इन्होंने प्रवेश ले लिया है, इन्होंने दाखिला ले लिया है। अब यहाँ इन्होंने प्रवेश ले लिया, दाखिला ले लिया, अब वहाँ पढ़ना भी है, फैमिली को भी चलाना है, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता है कि अम्बेडकर अपनी स्कॉलरशिप के अंदर से जो बचता था, कोशिश करते थे कि स्कॉलरशिप में से कुछ बचाया जाए और उस बचे हुए पैसे को भेजा करते थे अपने परिवार को, कि ताकि उनका भी जो पालन पोषण है, उनका पालन पोषण हो सके ठीक से। और कहा जाता है कि इन बिटवीन उनकी एक संतान की भी डेथ हो जाती है अंबेडकर की, और इसके बावजूद अंबेडकर जो है, अंबेडकर विचलित नहीं हुए, अपना अध्ययन इन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा जरूरी था इन्हें। तो इसलिए जो है उस प्रकार की सारी, आज आप देखोगे अपने संतान की, किसी भी व्यक्ति के संतान की डेथ हो जाए तो व्यक्ति पढ़ना तो क्या, उसका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अंबेडकर जो है उस चीज़ को भी सहन करते हैं, और कोलंबिया के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो अध्ययन है, अपना अध्ययन इन्होंने जारी रखा। और जून 1915 में इन्होंने अपना जो एमए है, एमए इन्होंने कंप्लीट कर लिया। और इन्होंने जो एमए किया, तो एमए में इन्होंने जो थीसिस इनके द्वारा लिखी गई, जो शोध इनके द्वारा किया गया, वो था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय पर इनका शोध रहा है, इस विषय पर इनका शोध रहा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने थीसिस लिखी, और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ का, अमेरिका का, तो यहाँ इन्होंने 1913 में प्रवेश लिया, और 1915 में हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, इन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी की, ठीक है। और इसी दौरान यहाँ इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने पीएचडी में भी अपना जो प्रवेश है, पीएचडी में भी इन्होंने अपना प्रवेश ले लिया। और अमेरिका में रहते हुए ये प्रभावित होते हैं किससे, जॉन डीवी से, जॉन डीवी से ये प्रभावित होते हैं, और उनकी जो सामाजिक न्याय, उनका जो सामाजिक न्याय है, उनके सामाजिक न्याय से ये बेहद प्रभावित होते हैं। ये तो अमेरिका में अध्ययन करते हुए ये प्रभावित हो रहे हैं किससे, जॉन डीवी से। और जॉन डीवी से प्रभावित, और स्पेशली यदि हम बात करें तो इनके सामाजिक न्याय की धारणा से, इनके सामाजिक न्याय की धारणा से ये प्रभावित हुए हैं ये, ठीक है। फिर अंबेडकर की जो स्कॉलरशिप है, अंबेडकर की स्कॉलरशिप कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 3 साल के लिए ही थी, 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप थी। और अंबेडकर न्यूयॉर्क से आते हैं लंदन, न्यूयॉर्क से लंदन आते हैं, लेकिन इनकी जो स्कॉलरशिप है, इनकी स्कॉलरशिप हो जाती है पूर्ण, और पूर्ण होने के कारण ये वापस भारत लौट आते हैं, ये वापस भारत आए। और भारत आने के बाद ऐसे कहा जाता है कि जब इनको स्कॉलरशिप दी गई थी, तो गायकवाड़ महाराज के द्वारा ये कहा गया था कि बेटा तुम पढ़ करके जब आओ तो तुम्हें हमारे राज्य में सेवा करनी पड़ेगी, भाई हमारे राज्य का जो पद है कोई, वो तुम ग्रहण करोगे। तो ये वापस लौट करके जब आते हैं तो अपने वादे के मुताबिक इन्होंने सेवा की। बड़ौदा राज्य में ये सैनिक सचिव की इनको पोस्ट दी जाती है। और महार जाति से आ रहे हैं ये, उस समय की अनटचेबल जाति थी। और उस समय की जो सामाजिक संरचना की अपन बात करें तो सामाजिक संरचना में एक महार जाति का व्यक्ति, एक अछूत जाति का व्यक्ति इतने बड़े पद पर चला जाए, और अब नीचे उनके बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स थे, बहुत सारे जो उनके सबॉर्डिनेट्स जो थे, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी थे, तो उनको उनके साथ में कार्य करने में वो सहज नहीं थे। भाई अब सचिव जो है बड़ा पद है, अब वो कोई भी फाइल चलाएगा तो वहाँ चपरासी भी रहना होगा, नीचे के जो अधिकारी हैं उनको भी रहना होगा। तो वो जो लोग थे वो लोग अंबेडकर के साथ कार्य करने में ज़्यादा सहज नहीं थे। बड़ौदा के अंदर अंबेडकर का रुकना भी काफ़ी
मुश्किल था, मकान मकान को लेकर के उनको वहां समस्याएं आई। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जो असहजता थी, उस असहजता के कारण उन्होंने महाराज को कहा कि भाई इस प्रकार की चीजें हमारे साथ है। महाराज ने भी समझा और कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने तुम्हारा वादा निभाया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये सैनिक सचिव का जो पद है, सैनिक सचिव का पद इन्होंने 1918 में बने, लेकिन तुरंत ही इनको क्या करना पड़ा, बहुत जल्दी इनको ये जो पद है, ये पद इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, और अंबेडकर जो है, अंबेडकर समाज की सच्चाई से रूबरू थे, वाकिफ थे इन चीजों से, तो उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉलेज है सिंडहैम कॉलेज, और सिंडहैम कॉलेज में क्योंकि अंबेडकर जो विद्वान है, और इन्होंने यहाँ कॉलेज में कहा कि भाई चलो अपने प्रोफेसर बनते हैं, कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो यहाँ भी उसी प्रकार की समस्या इनको फिर देखनी पड़ी, फिर उनको उसी प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती है। तो ये जो पद है, ये पद भी इन्होंने छोड़ दिया, या हम यूं कहें कि एक इतना दबाव वगैरह था कि उनको ये पद छोड़ना पड़ा। तो सिंडहैम कॉलेज में प्रोफेसर बने और यहाँ भी इन्होंने छोड़ दिया। फिर अब देखो कि क्या हुआ है कि 1919 के अधिनियम के आधार पर एक साउथ बोरो कमेटी बनी। ठीक है, साउथ बोरो कमेटी बनी, अम्बेडकर पढ़ा लिखा आदमी है, और इनको इस कमेटी के अंदर बनाया गया सदस्य। और इस कमेटी में इन्होंने बात की है किसकी, आरक्षण की बात की है, और बात की है किसकी, पृथक निर्वाचन की बात की है, पृथक निर्वाचन की बात की है, और बात की है आरक्षण की, कि भाई जो दलित हैं, दलितों को या जो अस्पृश्य लोग हैं, इनको अलग से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन देना चाहिए, इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और रिजर्वेशन की व्यवस्था या स्पेशल ट्रीटमेंट इनके साथ यदि नहीं होगा, तो ये जो वर्षों की जो दास्ता है, वर्षों की दास्ता के कारण, वर्षों की गुलामी के कारण, ये जो तबका है, ये तबका हमेशा ही पिछड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार की जो डिमांड है, इस प्रकार की डिमांड की गई है साउथ बोरो कमेटी के सामने। अम्बेडकर उसके सदस्य हैं, और इस कमेटी में हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें आती है। और अब देखो कि मद्रास जो उस समय का राज्य था, मद्रास राज्य में हम लोग देखते हैं जब 1919 का जब अधिनियम आता है, तो उसमें मद्रास राज्य में गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। वो केवल मद्रास स्टेट तक ही सीमित थी, बाकी जगहों पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन या आरक्षण जैसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, और इस कमेटी के सामने हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इस प्रकार का जो कार्य है, इस प्रकार का कार्य इन्होंने किया। दूसरी तरफ इनका प्रयास भी जारी है कि अभी मेरे को पढ़ने लिखने भी जाना है। तो इस बार इनकी सहायता करते हैं कोल्हापुर के महाराज। कोल्हापुर के साहू जी चतुर्थ थे, और कोल्हापुर के साहू जी चतुर्थ ने इनकी इस बार मदद की, और उनकी आर्थिक मदद से जाते हैं वापस कहाँ, लंदन जाते हैं। ये लंदन जा रहे हैं अपनी एमएससी की पढ़ाई के लिए और अपने डीएससी की पढ़ाई के लिए, इन डिग्रियों के लिए जाते हैं ये, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये प्रवेश लेते हैं, और वहाँ अपने जो शोध कार्य, अपने शोध कार्य पूरे करते हैं। और साथ के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी में, आपको याद हो तो, प्रवेश ले लिया था। अपने जो पीएचडी का जो कार्य है, पीएचडी का कार्य भी ये करते हैं ये। ठीक है, और पीएचडी हम देखते हैं कि उनको 1925 के अंदर इन्हें, इनकी जो पीएचडी है, इन्हें इनकी पीएचडी अवार्ड हो जाती है। ठीक है, तो 1920 में इनकी जो मदद है, इनकी मदद की गई किसके द्वारा, साहू चतुर्थ के द्वारा। और साहू चतुर्थ महाराज है कहाँ के, कोल्हापुर के। तो इनकी मदद से 1920 में इन्होंने एडमिशन ले लिया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने 1920 में प्रवेश ले लिया है, और यहाँ इन्होंने 2 डिग्री की है, एक तो एमएससी की डिग्री की है और एक डीएससी की इनके द्वारा डिग्री की गई है। तो इनकी जो एमएससी है, तो एमएससी के लिए इन्होंने जो थीसिस लिखी, इन्होंने उस थीसिस का नाम हमें क्या मिलता है, प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया 1921। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ये। तो एमएससी के लिए इन्होंने प्रोविजनल
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया 1921। ये एमएससी की पढ़ाई के लिए और डीएससी के लिए इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन 1923 लिखी। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में नोटबंदी का जिक्र है, नोटबंदी का जिक्र है। और इसमें कहा गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद सरकार को चलन में जो नोट होते हैं उनको वापस ले लेना चाहिए और सरकार को ज्यादा बड़े नोट चलाने नहीं चाहिए। सरकार को छोटी अमाउंट जो है, छोटी अमाउंट के नोट चलाने चाहिए। जैसे मान लो कि यदि 10 का सिक्का ही चले तो 10 का सिक्का चले तो अब कोई 10 के सिक्के ही चलते हैं मार्केट में और कोई यदि 1 लाख यदि रिश्वत लेना चाहे तो है, और यदि कोई 1 करोड़ लेना चाहे तो, है ना, पड़ोसियों को पता लग जाएगा कि इनके यहाँ क्या है कि 10 लाख या 1 करोड़ रुपए जो आए हैं। ठीक है, या मान लो 1 रुपए का नोट है, केवल मान लो कि सिक्का नहीं चलाते, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए तक का नोट है, तब आप सोचो भाई कितना मुश्किल जो है, कितना मुश्किल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। भाई डिजिटल रखना चाहिए सारा। भाई डिजिटल में तो अपने जा रहे हैं, 1000 कर दो, 5000 कर दो, 10,000 कर दो। डिजिटल का तो पूरा एक क्या है, रिकॉर्ड है क्या भाई इन्होंने यहाँ फलां टाइम, टाइम तक पता रहता है, सेकंड में भी पता रहता है भाई इन्होंने यहाँ किया, पूछा जा सकता है भाई आपने बदले में दिया क्या। ठीक है, यदि करप्शन वाला मामला, यदि आप सोच के सोचो, यदि 10 रुपए का नोट यदि हो तो चीजें मैनेज करनी मुश्किल होएगी का इजी हो जाएगी, अम्बेडकर ऐसा कहते हैं। ठीक है, नोटबंदी की बात करते हैं और कहते हैं भाई नोट है वो क्या होने चाहिए, छोटे नोट होने चाहिए। ठीक है, और जब मंत्रिमंडल बना था तो पहले मंत्रिमंडल में, हालांकि कानून मंत्री के रूप में अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनकी जो चॉइस थी, उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि मुझे वित्त मंत्री बनाया जाए। इसीलिए जो आरबीआई के जो जनक हैं, आरबीआई के जनक भी किसको माना जाता है, अम्बेडकर को। वित्त आयोग का जनक भी किसको माना जाता है, अम्बेडकर को। वित्त आयोग और आरबीआई के जो जनक हैं वो अम्बेडकर को माना जाता है, क्योंकि आप देखो क्या डीएससी के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन इन्होंने 1923 में लिखा इन्होंने। ठीक है, फिर देखो क्या रहा है कि इनकी जो पीएचडी है, पीएचडी के लिए इनका जो एडमिशन वो कहाँ लगा हुआ है, कोलंबिया में। और हम देख रहे हैं कि इनकी जो पीएचडी है, इनकी पीएचडी इन्हें अवार्ड हो जाती है 1925 के अंदर। कहाँ से हुई, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। हम देख रहे हैं कि इनकी जो पीएचडी है, पीएचडी इनको 1925 के अंदर इन्हें अवार्ड हो जाती है। सॉरी, 1925 में इन्होंने सबमिट की इन्होंने, और सबमिट की 1925 में, और अवार्ड होती है इन्हें 1927 के अंदर। 1927 में इनकी पीएचडी इनको अवार्ड हो जाती है। अवार्ड होने का मतलब है जो डिग्री है, डिग्री मिल गई इनको। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई का जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई का कार्य इनका हुआ पूरा। अब समाज में जब इन्होंने देखा तो चीजें क्या है, समाज में चीजें काफी खराब है, और समाज अभी क्या है, बहुत ही बिखरा हुआ समाज है। और समाज में दलित की जो स्थिति है, दलित की स्थिति सबसे खराब है। उसके पास में कोई अधिकार नहीं है, और उनके लिए एजुकेशन वगैरह, नौकरियां वगैरह, ये जो चीजें थी, ये चीजें उनके लिए काफी कठिन है। तो उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, इनकी स्थापना इनके द्वारा की गई है बंबई में, और स्थापना हुई है जुलाई 1924 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सिमलाल सीतलवाड़। सिमलाल सीतलवाड़ को इनका अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो संगठन है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, इस संगठन का उद्देश्य है दलितों दलितों में चेतना पैदा की जाए, दलितों में एक चेतना पैदा की जाए, दलितों में
एक शिक्षा का जो प्रसार है वो किया जाए और दलितों को संगठित किया जाए। और जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक इनकी कोई ताकत नहीं बनेगी। तो दलितों में एक चेतना पैदा की जाए, उनमें शिक्षा का प्रचार हो और उन्हें संगठित किया जाए। भाई उन्हें एक करने का जो प्रयास है, उन्हें एक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार के उद्देश्य रहे हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा के। और इसी सभा के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि एक अप्रैल 1927 अप्रैल 1927 में एक अखबार भी निकाला गया है। कौन सा? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नाम से इन्होंने एक अखबार भी निकाला। और इस अखबार का उद्देश्य भी यही है कि भाई जो दलित हैं, दलितों के अंदर जो चेतना है, दलितों के अंदर चेतना होनी चाहिए। और ये अखबार कैसा है? ये पाक्षिक है। ये पाक्षिक अखबार रहा है। और इसके द्वारा इन्होंने दलितों को संगठित करने का जो प्रयास है, दलितों को संगठित करने का प्रयास किया है। ठीक है। और अब इसी बीच हम देखते हैं कि 1926 के अंदर 1926 में इन्हें सदस्य मनोनीत कर दिया जाता है। ठीक है। 1926 में जो बम्बई विधान परिषद है, बम्बई विधान परिषद, बम्बई विधान परिषद का सदस्य इन्हें बनाया गया। बम्बई विधान परिषद का जो सदस्य है वो इन्हें बना दिया गया है, मनोनीत कर दिया गया है। ठीक है। ये बात है कब की? 1926 की। तो 1926 में इन्हें यहाँ मनोनीत कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अपना जो इनका समुदाय है, दलित समुदाय में इनकी पहचान भी बन रही है। एक तो उस समय के नेताओं में अपन बात करें, केवल दलितों की बात नहीं कर रहे, समकालीन नेताओं के अंदर ये सर्वाधिक पढ़े लिखे नेता थे। ये सर्वाधिक पढ़े लिखे नेता थे ये, और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्षरत है। क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि भाई हम इतने पढ़ लिख कर आए हैं, हमने विदेश से पढ़ाई की, इस प्रकार की हमने पढ़ाई की, पढ़ाई में हम बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद समाज में हमारी वो स्वीकार्यता नहीं है जो स्वीकार्यता समाज में एक पढ़े लिखे व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है। तो अब इनका संघर्ष है कि भाई हमने ये जो स्वीकार्यता है समाज में प्राप्त नहीं की, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा समाज उस चीज स्वीकार्यता को प्राप्त करे। तो इसके लिए इनका जो संघर्ष है वो संघर्ष रहा। इसी के लिए हम देख रहे हैं जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। ठीक है। और अपने समाज को लेकर के इन्होंने कई मूवमेंट किए, जिसमें एक है महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह है, और महाड़ सत्याग्रह है जुड़ा हुआ है किससे? चापदार तालाब से। और चापदार जो तालाब है, इसके जल का उपयोग करने के लिए, भाई इसके जल के उपयोग की मनाही है कि भाई ये एक सार्वजनिक तालाब है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह उसका नाम दिया। और ये बात है कब की? 1927 की। तो इनका एक संघर्ष रहा। फिर इसी प्रकार के जो संघर्ष है हम देखते हैं कि इन्होंने मंदिर सत्याग्रह किए। आप लोगों को याद होगा कि गांधी की हरिजन यात्रा, गांधी की हरिजन यात्रा में भी उनका एक जो मोटो था, एक उनका जो उद्देश्य था वो क्या था कि हरिजनों के लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो मंदिर परिवेश में मनाही है, मंदिर परिवेश के अंदर जो मनाही है वो समाप्त होनी चाहिए। गांधी के लिए हमने बात की थी पहले कि जो अनटचेबिलिटी का जो मुद्दा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है गांधी को। गांधी के द्वारा बड़ा काम किया गया था अनटचेबिलिटी को लेकर के। और हरिजन जैसे जो नाम है वो भी दिए गए थे गांधी के ही द्वारा। तो यहाँ आप देखो कि मंदिर में प्रवेश के लिए ये जो सत्याग्रह हैं, ये सत्याग्रह किसके लिए हो रहे हैं? मंदिर प्रवेश के लिए हम देख रहे हैं कि सत्याग्रह हो रहे हैं ये। ठीक है। जिसमें अमरावती का अंबा देवी मंदिर है, ठाकुर द्वार मंदिर है, बम्बई का गणपति मंदिर है, पूना का पार्वती मंदिर है, और ये एक प्रसिद्ध इनका
संघर्ष है। नासिक का काला राम मंदिर, ये 1930 का है। तो इन मंदिरों के लिए अंबेडकर का संघर्ष रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रवेश को लेकर के इनके साथ में हिंसा भी होती है, मारपीट वगैरह भी होती है, लेकिन जो प्रवेश वगैरह है, प्रवेश वगैरह हो नहीं पाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि आज ये जो चीज़ है, आज ये चीज़ बहुत कॉमन है। राम मंदिर की भी बात करें तो आप देखोगे राम मंदिर में भी जो दलित माने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को वहाँ का जो स्थापना वगैरह की जब बात हुई है ना, मंदिर में जब प्रवेश वगैरह की जब बात हुई, तो इनको आगे रखा गया। ठीक है, तो अब जो स्थितियां हैं, अब हम देखते हैं कि स्थितियां इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। बहुत समाज जो है, बहुत समाज बदल चुका है। हाँ, हालांकि कहीं हम देखते हैं अभी भी बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन समाज में एक बड़ा जो बदलाव है, बड़ा बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ जो मंदिर प्रवेश है, मंदिर प्रवेश हम देखते हैं कि हिंसा वगैरह, जो हिंसा वगैरह रही है। और ये वो मंदिर है जिसमें प्रसिद्ध जो संघर्ष है, प्रसिद्ध संघर्ष किसका रहा है? नासिक का कालाराम मंदिर। नासिक के कालाराम मंदिर को लेकर के इनका संघर्ष रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इनके कुछ पत्र वगैरह हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखें। पत्र में अपना बात करें तो एक इनका मूक नायक है ये, मूक नायक है ये। तो मूक नायक एक साप्ताहिक पत्र है, बम्बई से है, और है कब का? 1920 का। और इसमें जो आर्थिक सहयोग है, ये कोल्हापुर, कोल्हापुर के महाराज हैं साहू चतुर्थ, साहू चतुर्थ के द्वारा इनको आर्थिक सहयोग दिया गया था इस अखबार के लिए। फिर एक इनका जनता पत्र है, 1929 का है। और एक मनुस्मृति का दहन है ये, और मनुस्मृति का दहन इनके द्वारा किया गया है 25 दिसंबर 1927। तो ये मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी ये सवाल जो है, सवाल पूछा जाता है, जो इनके द्वारा किया गया है 25 दिसंबर 1927 को इनके द्वारा किया गया है ये। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। 25 दिसंबर 1927 ये सवाल पूछा गया है कि अंबेडकर के द्वारा सामूहिक रूप से मनुस्मृति का दहन कब किया गया। ठीक है, तो हालांकि मनुस्मृति का इन्होंने दहन किया है, और इनको खुद को ही आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक मनु के नाम से इनको जाना जाता है। और आधुनिक मनु कहने का कारण क्या है? आधुनिक मनु कहने का कारण है कि जो हिंदू कोड बिल इनके द्वारा लाया गया, तो हिंदू कोड बिल में इन्होंने समाज की जो संरचना है, समाज की संरचना में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात की है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर के इन्होंने बात की है, तो महिलाओं के अधिकारों को निश्चित कर रहे हैं। जैसे मनु महाराज के द्वारा समाज की संरचना को निश्चित किया गया, तो मनु, और ये क्या हो गए? आधुनिक मनु। इसलिए इनको आधुनिक मनु कहा जाता है, हिंदू उत्तराधिकार बिल के कारण। फिर इन्होंने एक भीमा कोरेगांव यात्रा की 1 जनवरी 1927। और ये यात्रा इन्होंने क्यों की? ये यात्रा इन्होंने इसलिए की कि ताकि जो महार हैं, महारों के स्वाभिमान को जगाया जाए। आप लोगों को याद होगा, पेशवा की सेना को यहाँ मुट्ठी भर महारों के द्वारा पराजित किया गया था। हमने बात की थी 1 जनवरी 1818 की, पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए इनके द्वारा भीमा कोरेगांव यात्रा 1 जनवरी 1927 को इन्होंने निकाली। ठीक है, फिर एक इनकी सोसाइटी और है, डिस्प्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी। और ये सोसाइटी इन्होंने बनाई है 24 जून 1928। 14 जून 1928 को हम लोग देख रहे हैं कि इस सोसाइटी की जो स्थापना है, इस सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि 1930 के अंदर ही एक अखिल भारतीय स्तर का एक सम्मेलन होता है दलितों का, और उसकी जो अध्यक्षता है वो भी कौन करते हैं? अम्बेडकर करते हैं। अम्बेडकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, और वो होता कहाँ है? नागपुर के अंदर। तो नागपुर में 1930 में अखिल भारतीय दलित अखिल भारतीय दलित वर्ग का
सम्मेलन है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबेडकर। अंबेडकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है। अब और यदि अपन बात करें तो 1930 तक हम लोग आ गए हैं, और 1930 से पहले यदि अपन चले तो आप देखो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है। और साइमन कमीशन के भारत आने का कारण क्या है? साइमन कमीशन के भारत आने का कारण है 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम की इसे करनी थी समीक्षा। तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आ रहा है, और अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, और मुस्लिम लीग का एक जो धड़ा है, एक जो गुट है, वो भी उसका विरोध कर रहा है। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में विरोध हो रहा है? जिन्ना। भाई जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही है। सफी गुट उसका समर्थन कर रहा था, है ना। हम लोगों ने बात की थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग इसमें बटी हुई है। मुस्लिम लीग का एक जो धड़ा है सफी गुट, ये इसका कर रहा है समर्थन, और जो जिन्ना के नेतृत्व में है, जिन्ना के नेतृत्व में इसका किया जा रहा है विरोध, है ना। विरोध के कारण भी हम लोगों को पता ही है, जिसमें एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। फिर जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में हम देखते हैं कि अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं। अम्बेडकर के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया है, और ये यहाँ अपने समुदाय के हितों के लिए बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो समुदाय है, दलित समुदाय, इसे पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। और साइमन कमीशन का इन्होंने स्वागत किया, अपने समुदाय के हितों की बात को रखा, और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हम देखते हैं कि अम्बेडकर जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर अम्बेडकर की भागीदारी रही, और अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की जो बात है दलित समुदाय के लिए, ये समझाने में सफल हो जाते हैं, और पृथक निर्वाचन की बात को समझाने में सफल रहे। और हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन में हम लोग देख रहे हैं कि अम्बेडकर अपनी बात को अंग्रेजों को समझाने में सफल रहे। और जो सांप्रदायिक पंचाट है वो कब हुआ? कब की बात थी वो? ऐसे क्या कर रहे हो, पढ़ाया हुआ आप लोगों को? हाँ, 1900 1931 बता रही है कविता। हाँ है, 1930 बता रही है मोनिका। हाँ है, 1932 मत बदल दिया। हाँ, 1932 हम लोगों ने देखा था। भाई सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब की बात थी? 16 अगस्त 1932। श्री भगवान को तो पता ही है। तो 16 अगस्त 1932 को हम लोग देखते हैं कि मैकडोनाल्ड, जो उस समय का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, मैकडोनाल्ड के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि हम दलितों को पृथक निर्वाचन दे रहे हैं। और इससे क्या हुआ था? इस बात के कारण, पृथक निर्वाचन देने के कारण क्या हो गया था? गांधी धरने पे चले गए थे और आमरण अनशन पे चले गए थे। और ये पहली बार था गांधी का भारत में आमरण अनशन। और उसमें उन्होंने कहा कि यदि दलितों को दे दिया जाएगा पृथक निर्वाचन तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, हिंदू समाज बिखर जाएगा। और इस मांग को लेकर के वो धरने पर चले जाते हैं। हम लोगों ने बात की थी, ये हमने पढ़ा हुआ ये टॉपिक। तो फिर अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर अपनी मांग पर अड़े रहे, और जो आमरण अनशन की सूचना जब जाती है अम्बेडकर के पास कि गांधी आमरण अनशन पर चले गए हैं, तो अम्बेडकर कहते हैं कि भाई गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, जो पैदा हो उसको जाना ही है। कांग्रेस कोई अमर संस्था नहीं है। लेकिन ऐसे कई महात्मा आए गए, कई संस्थाएं आई गई, लेकिन दलित आज भी अछूत है।
दलित आज भी अस्पृश्य है। महात्माओं का क्या है, आते जाते रहते हैं। ठीक है, फिर अंबेडकर के ऊपर दबाव बनाया जाता है और यहां तक कह दिया जाता है कि यदि आमरण अनशन से गांधी की मृत्यु हो जाती है तो भारत के अंदर जो एक सामाजिक समरसता जो है वो समाप्त होगी और आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो अंबेडकर जो है, अंबेडकर बैकफुट पे आते हैं, उन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है और सितंबर 1932 के अंदर हम लोग देख रहे हैं पूना पैक्ट हो जाता है। और सितंबर कब, पूना पैक्ट कब हुआ, सितंबर कौन सा था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हो जाता है। और पूना पैक्ट होने से जो इन्हें पृथक निर्वाचन मिला था उस मांग को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और फिर एक जो अंबेडकर का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड से, अपने समुदाय के लोगों को कहते हैं कि मैं इंग्लैंड से आप लोगों के लिए भरे हुए आम लेकर आया था और गांधी उन आम का रस चूस चुके हैं। अब आप लोगों के लिए छिलके बचे हैं, इन छिलकों को भी संभाल के रखना। ठीक है, वो बात कह रहे हैं किस पे, कि जो 2 वोट का जो अधिकार है, पृथक निर्वाचन 2 वोट का अधिकार है, तो 2 वोट का जो अधिकार है, 2 वोट का अधिकार चला गया है पूना पैक्ट से। ठीक है, अंबेडकर पूना पैक्ट से इंटरनली खुश नहीं थे। इससे वो समझते थे भाई इससे उतना विकास नहीं हो पाएगा जितना विकास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहा। तो गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन के बाद में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किसके द्वारा, मैकडोनाल्ड के द्वारा। कब, 16 अगस्त 1932। ठीक है, फिर गांधी चले गए हैं, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है, ये आमरण अनशन पर गांधी चले जाते हैं। ठीक है, और फिर हो जाता है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। लेकिन गांधी का जो आमरण अनशन है ये समाप्त कब होता है, 26 सितंबर 1932। आप लोग अच्छा तो नहीं पढ़ रहे हो, चीजें एकदम बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। जो पढ़ा दिया गया वो तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर आप देखो कि जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट हो जाता है, हो गया पूना पैक्ट। ठीक है, फिर अंबेडकर के द्वारा एक अपना संगठन बनाया जाता है, ये सवाल भी आया हुआ है। ठीक है, और ये जो संगठन है, ये संगठन ये बनाते हैं 1936 के अंदर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक दल। और ये बना कब रहे हैं, 1936 के अंदर। 1936 में हम देख रहे हैं कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी इनके द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, फिर आगे चल करके इसे 1942 के अंदर, 1942 में यही बदल जाती है किसमें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में इसी को ही कन्वर्ट किया गया है 1942 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय रखा गया था कहाँ, नागपुर के अंदर, नागपुर में इसका मुख्यालय रखा गया था। ठीक है, 1942 की ये बात रही है। ठीक है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि जो अंबेडकर है, अंबेडकर चले जाते हैं वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में अंबेडकर है, और 1942 से 46, 1942 से 46 तक अंबेडकर वायसराय की कार्यकारिणी में है। और इनके पास में जो दायित्व है, दायित्व किसका था, श्रम का दायित्व था, एक प्रकार से लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री का इनके पास में दायित्व था। और श्रम मंत्री के रूप में रहते हुए अंबेडकर के द्वारा बहुत सारे जो कार्य हैं वो इन्होंने किए यहाँ। ठीक है, तो ये जो टाइम है 1942 से लेकर के 1946 तक हम लोग देख रहे हैं कि ये श्रम सदस्य रहे हैं। ठीक है,
फिर इतिहास आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि इन्होंने 1945 के अंदर 1945 में इन्होंने स्थापना की है पीपुल एजुकेशन सोसाइटी। और पीपुल एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? पीपुल सोसाइटी का उद्देश्य है, एजुकेशन का नाम है इसका, तो काम क्या करेगी? शिक्षा देने का ये कार्य करेगी। और इसके द्वारा एक तो इन्होंने बम्बई में कौन सा कॉलेज स्थापित किया है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ कॉलेज इन्होंने स्थापित किया है। और औरंगाबाद में इनके द्वारा मिलिंद कॉलेज, औरंगाबाद में इनके द्वारा मिलिंद कॉलेज खोला गया है। और सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की उन्होंने 1900 सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना इन्होंने की है बम्बई में। किसके तहत? पीपुल एजुकेशन सोसाइटी, जिसका गठन इन्होंने कब किया है? 1945। तो 1945 में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ और बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज खुला है और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज खोला गया है। तो ये सवाल भी पूछा गया है। ये जो सवाल है कि पीपुल एजुकेशन सोसाइटी का गठन कब किया गया, तो कब किया जा रहा है? 1945 में किया जा रहा है। ठीक है। फिर आगे इनके कार्य यदि अपन देखें तो देखो क्या रहा है कि जो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के तहत हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत इनका संविधान सभा में जो निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ बंगाल से। ठीक है, बंगाल से इनका निर्वाचन होता है। और देखो क्या रहा है कि बाद में जब बंगाल चला जाता है पाकिस्तान के अंदर, भाई विभाजन हुआ ना बंगाल का, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और हमने देखा था कि भाई कैबिनेट मिशन जो योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना के अंदर एक तो बंगाल को और एक पंजाब को, है ना, बंगाल है पंजाब है, इनकी हम लोगों ने बात की थी कि इनकी विधानसभाओं को तय करना था कि भाई विभाजन को स्वीकार कर रही है या विभाजन को स्वीकार नहीं कर रही है। तो इनकी जो विधानसभाएं थी, इनकी विधानसभाओं के द्वारा विभाजन को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये चीज हुई। फिर क्या रहा कि जब नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनता है, नेहरू के नेतृत्व में जब बना मंत्रिमंडल, तो कानून मंत्री कानून मंत्री का दायित्व दिया जाता है अंबेडकर को कि भाई आप कानून मंत्री बनिए। ठीक है, तो ये कानून मंत्री बने। और आप देखो कि देश आजाद हुआ तो गांधी ने नेहरू को कहा, गांधी बाबा नेहरू को कहते हैं कि जो आजादी है वो देश को मिली है, स्वतंत्रता देश को मिली है, कांग्रेस को नहीं मिली है। तो इसलिए तुम जो भी मंत्रिमंडल बना रहे हो, उस मंत्रिमंडल के अंदर वो सदस्य चाहे तुम्हारे दल का है चाहे तुम्हारे दल का नहीं है, तो तुम अपने मंत्रिमंडल में सभी वर्गों के, सभी विचारों के, सभी पंथों के लोगों को लोगे तुम। इसीलिए हम देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू के मंत्रिमंडल में है और अंबेडकर भी नेहरू के मंत्रिमंडल में है। ठीक है, तो अंबेडकर को मंत्रिमंडल में लिया जाता है और इन्हें कानून मंत्री बनाया जाता है। और कानून मंत्री बना करके इनके द्वारा कोड बिल हिंदू कोड बिल ये लाते हैं। और आप देखो कि कोई भी मंत्री यदि कोई बिल ला रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री की सहमति के बिना हो नहीं सकता है। तो कहा जाता है कि पहले नेहरू इसके लिए यस करते हैं। और ये जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं के अधिकार की बात है। तो अंबेडकर ये बिल लेकर आए और कंसर्न है नेहरू की कि भाई इस बिल को पारित करवाया जाएगा। लेकिन बिल जिस स्वरूप में था, तो नेहरू ने कहा कि भाई अभी जो समाज है, अभी आज़ादी मिली ही है और हम लोग निर्वाचित भी नहीं है अभी, क्योंकि पहला मंत्रिमंडल ही है। तो कहा कि ये जो बिल है, ये बिल हम टुकड़ों में पारित करवाएंगे, धीरे धीरे इसको पारित करवाया जाएगा। तो अंबेडकर कहते हैं नहीं भाई, आपने पहले हमें कंसर्न दी थी, तब हमने ये जो बिल है, ये ड्राफ्ट हमने तैयार किया है। तो वो एक बार नेहरू कहते हैं भाई इसको रोका जाए, और अंबेडकर रुकने को तैयार नहीं थे। और इसके कारण क्या रहा है कि अंबेडकर कानून मंत्री के पद से 1951 में इनके द्वारा दे दिया जाता है
इस्तीफा। 1951 में ये पद से इस्तीफा दे देते हैं कि अभी हमारा बनाया हुआ ड्राफ्ट है और आप इसको ला नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, रखो इसको। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से जो पद है, इस प्रकार से पद इन्होंने छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि 1952 के अंदर होते हैं चुनाव, और 1952 में चुनाव हुए, और 1952 के चुनाव में अंबेडकर के द्वारा बंबई से चुनाव लड़ा जाता है, और इसमें कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हुआ करता था? नारायण कजोलकर। नारायण कजोलकर कांग्रेस का प्रत्याशी हुआ करता था, और अंबेडकर ये चुनाव हार जाते हैं। अंबेडकर इस चुनाव को हारे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नारायण कजोलकर है, नारायण कजोलकर हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव को जीत जाते हैं। ठीक है, फिर 1954 में फिर उपचुनाव होते हैं, तो 1954 के उपचुनाव में भी अंबेडकर हार जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नारायण कजोलकर है, नारायण कजोलकर के द्वारा 1952 के चुनाव में इनको पराजित किया। ठीक है, अब चीजें हम लोग देख रहे हैं आगे बढ़ती है, और आगे क्या रहता है कि इन्होंने 1954 का चुनाव हारे ही, फिर 1955 के अंदर भारतीय बुद्ध महासभा, 1955 में इनके द्वारा भारतीय बुद्ध महासभा की इनके द्वारा स्थापना की जा रही है। ठीक है, और बुद्ध महासभा की 1955 में इन्होंने स्थापना की, और अंबेडकर की जो रुचि है, अंबेडकर की रुचि हो गई बौद्ध धर्म की तरफ। ठीक है, और बौद्ध धर्म की तरफ इनकी रुचि है, और हम देखते हैं कि अंबेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 14 अक्टूबर 1956 को हम लोग देख रहे हैं 5 लाख लोगों के साथ, 5 लाख लोगों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और यहाँ जो है बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, लोग कन्वर्ट हुए, लोगों ने धर्मांतरण किया, और ये चले जाते हैं कहाँ? बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। ये समझ रहे बात को? तो ये चीजें रही आपके। फिर इन्होंने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भी इन्होंने भागीदारी निभाई है। विश्व बौद्ध सम्मेलन में भी इन्होंने भागीदारी निभाई, और यहाँ इन्होंने कार्ल मार्क्स व बुद्ध के बारे में इन्होंने अपना जो भाषण है, इन्होंने अपना भाषण दिया, और इनकी जो अंतिम रचना है वो भी कार्ल मार्क्स और बुद्ध के ऊपर ही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या रहा है कि 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये शब्द यूज होता है। ये तो 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। ठीक है, और मृत्यु प्रांत इनको 1990 में मृत्यु उपरांत इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है 1990 के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीजें, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं यदि अपन देखें तो क्या रही है? द कास्ट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, गांधी एंड गांधीज्म, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वर सुधराज, ये ज्योतिबा फुले को समर्पित किताब है ये। ठीक है, हु वर सुधराज, और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, who are they and why they become untouchable, status and minorities, thoughts on Pakistan, annihilation of caste, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इनके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं इनकी रही है, और बुद्ध व
कार्ल मार्क्स। बुद्ध व कार्ल मार्क्स हम देखते हैं कि इनकी अंतिम रचना है। ठीक है, किसी भी महापुरुष को हम पढ़ें तो उनके पढ़ने के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे नैरेटिव है, बहुत सारे विमर्श है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम प्रतियोगी परीक्षा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं जो आपके साथ में साझा किए जाने चाहिए। ठीक है, तो अंबेडकर की बात मेरी तरफ से पूरी हुई।